आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिकली चैप्टर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बिजनेस फाइनेंस होता क्यों है, क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है बिजनेस फाइनेंस की, व्हाई वी नीड फाइनेंस। फिर हमने उसके क्लासिफिकेशन में बहुत सारे टाइप्स किए थे जिनको मैंने ब्रीफली आपको बताया था। अब हम डिटेलिंग पर आ गए हैं, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने बताया कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। वो ओनर्स कैपिटल के पार्ट्स हैं। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं डिबेंचर्स। अब ये जो तीन हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस तो है ही, साथ में आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में इन तीनों को सबसे ज्यादा यूज है। आप लोगों की पूरी एक बुक है कंपनी अकाउंट्स की, अकाउंटेंसी में 3 बुक्स हैं, उनमें से एक बुक है कंपनी अकाउंट जिसमें शेयर्स और डिबेंचर्स ही है। तो ये जो हम थ्योरी यहाँ कर रहे हैं 12th में भी इसीलिए काम आती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स एक तरह का बोरोड फंड्स हैं। ये बोरोड फंड्स हैं। बोरोड फंड्स मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और डिबेंचर्स बेसिकली किसी भी डेप्ट का एक्नॉलेजमेंट है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सारी बातें मेंशन होती हैं कि हमने कितने रुपीस के डिबेंचर्स इशू किए हैं, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए हैं, इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट हम मंथली पे कर रहे हैं, क्वार्टरली पे कर रहे हैं, 6 मंथ में पे कर रहे हैं या एनुअली पे कर रहे हैं। जनरली हम 6 मंथ पे करते हैं। जनरली इंटरेस्ट इज पेड इन एवरी 6 मंथ्स। ये हमारा जनरल है, बाकी हर कंपनी का मेंशन होता है, तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये बात मेंशन होती है। ठीक है, इसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होने का फायदा क्या हुआ? अगर हम डिबेंचर होल्डर की तरफ से बात करें तो उनकी फिक्स्ड इनकम है और वो प्रॉफिट्स में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर नुकसान की बात करें तो कंपनी के ऊपर एक परमानेंट बर्डन है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी को हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। किसी भी कंपनी की टैक्स लायबिलिटी इससे कम होती है। कैसे कम होती है? हमने लास्ट क्लास में किया था पूरी एक टेबल, तो उसमें मैंने बताया था कि टैक्स देने से पहले हमें डिबेंचर इंटरेस्ट देना पड़ता है एज फाइनेंस कॉस्ट। तो अगर आपने पहले से इंटरेस्ट दे दिया तो आपका जो टैक्स पे करना है वो कम हो जाएगा ना, कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी को ये बेनिफिट भी है इसकी वजह से। अब जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू निकालती है डिबेंचर्स का, पब्लिक इशू मतलब जनरल पब्लिक से डेप्ट लेती है, तो उस कंपनी को क्रिसिल, एक क्रेडिट एजेंसी है क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहां से उनको एक अप्रूवल लेना पड़ता है और ये रेटिंग देते हैं। क्रिसिल एक तरह की रेटिंग देती है, अप्रूवल वर्ड भी नहीं बोलेंगे हम, रेटिंग देती है। उस रेटिंग में वो ये देते हैं कि ये रेट 1, 2, 3 जो भी उनकी रेटिंग होती है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, मान लो हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्रिसिल ने क्या रेटिंग दी है, क्योंकि क्रिसिल की रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिसिल ने रेटिंग अच्छी दी है तो ज्यादा लोग उसको इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिसिल की रेटिंग इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में क्रिसिल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। वैसे आपको कभी भी क्रिसिल के बारे में ऐसे कोई शॉर्ट नोट लिखने को नहीं आएगा, लेकिन 2 बातें पूछी जा सकती हैं। एक तो क्रिसिल इज अ, ऑप्शन में आ गया क्रेडिट एजेंसी, म्यूचुअल फंड एजेंसी, बैंक, फाइनेंशियल, ऐसे करके आ जाएगा। फिर दूसरा क्या आ जाएगा कि क्रिसिल की शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में हमने ये तो किया ही है कि इसके ये बेनिफिट्स हैं। और क्या बेनिफिट्स हैं कि ये कौन सी कंपनीज के लिए सूटेबल है। ये एक अलग से क्वेश्चन भी है कि किस तरह की कंपनी के लिए सूटेबल है। जिस कंपनी का सेल्स एंड इनकम स्टेबल हो, जिस कंपनी का एंड रेगुलर कैश फ्लो हो,
अगर उनकी इनकम स्टेबल भी है लेकिन उनका कैश फ्लो रेगुलर नहीं है, रेगुलर कैश फ्लो हो, तो रेगुलर कैश फ्लो होना भी जरूरी है, क्योंकि इनकम कितनी भी अच्छी हो अगर कैश रेगुलर नहीं आ रहा तो फिर हम डिवेंचर्स को क्या पे करेंगे, क्योंकि रेगुलर इंटरेस्ट पे करना है। और इसका फायदा ये होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल ही डाइल्यूट नहीं करते, मतलब क्योंकि इनका चार्ज अगेंस्ट, अब ये जो पॉइंट है ना, चार्ज अगेंस्ट असेट, कोई ना कोई असेट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट ये चार्ज होते हैं, मॉर्गेज रखने पड़ते हैं, तब डिवेंचर्स इश्यू होते हैं। तो ये बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि हमारे असेट्स की वैल्यूएशन हो जाती है, क्योंकि इन असेट्स के बदले में हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं तो कंपनी के असेट्स की वैल्यूएशन हो जाती है। नुकसान तो है ही, आपके असेट्स के बदले में कुछ रखा हुआ है तो व्हेनेवर यू वांट टू सोल्ड दैट असेट्स तो आप उनको सेल ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट है जो दोनों में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्टली तो कम होता ही है क्योंकि इसमें आपका एक फिक्स रेट है तो कॉस्टली तो कम पड़ेगा ही। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे कम लीस्ट कॉस्टली कौन सा होता है तो हमेशा डिवेंचर्स ही माना जाता है कि डिवेंचर्स लीस्ट कॉस्टली होता है। ठीक है, नुकसान यही है कि आपने अगर डिवेंचर्स के थ्रू बोरोइंग्स ली हुई हैं तो क्रिसिल की रेटिंग में, क्रिसिल जो रेट देता है ना वो रेटिंग ये देता है कि कौन सी कंपनी ने कितनी बोरोइंग्स ली हुई है और उनके रीपे करने का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे बोरोइंग्स ले ली तो अब और बोरोइंग्स लेने से पहले आपको फिर ये सोचना पड़ेगा क्या हमें बोरोइंग्स मिलेंगी, क्योंकि कोई भी बोरोइंग्स लोगे तो अपने असेट्स तो रखने ही पड़ेंगे। अगर आपने सारे असेट्स के बदले में बोरोइंग्स ले लिए हैं तो इसने तो आपकी कैपेसिटी को लिमिट कर दिया ना। ठीक है, तो ये इसके नुकसान है। समझ में आया डिवेंचर्स का। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिवेंचर्स। अब जैसे टाइप ऑफ डिवेंचर्स की अगर हम बात करें, मैं यही बता देती हूँ। टाइप्स में एक होते हैं सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब हुआ जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई असेट्स सिक्योर्ड रखे हुए हैं, मॉर्गेज रखे हुए हैं। अनसिक्योर्ड जिनके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं है, which do not carry any asset। तो बेसिकली अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स अब इशू करना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करना पब्लिक सेफ्टी में नहीं आता है। तो अब अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आप इशू ही नहीं कर सकते हो। एक होते हैं रजिस्टर्ड एंड बियर्ड। रजिस्टर्ड एंड बियर्ड, बियर्ड नहीं बोलेंगे, बियरर बोलेंगे। रजिस्टर्ड का मतलब हो गया कि मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने डिबेंचर्स इशू किया और तुम सबने डिबेंचर्स लिए हैं तो तुम्हारे नाम मेरी कंपनी के रजिस्टर में लिखे होंगे। मेरा जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स लिखा बना होगा उसमें तुम सबके नाम, एड्रेस, तुमने कितने डिबेंचर्स लिए हैं, तुमको कभी कितना इंटरेस्ट पे हुआ है, पूरा मतलब उसका डिटेल्ड होगा उस रजिस्टर में। और जब भी तुम्हें वो डिबेंचर्स किसी और को सेल करने हुए तो तुम्हें कंपनी को बीच में लेना पड़ेगा कि भाई मैं अपने डिबेंचर्स इस पर्सन को सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने रजिस्टर में से नाम चेंज करना होगा, बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेंज करनी होंगी, जिससे कि आगे का इंटरेस्ट उसके पास जाए, तुम्हारे पास ना आ जाए। बियरर में ऐसा नहीं होता। बियरर में जिसके पास डिबेंचर्स है वो अपने डिबेंचर्स को कभी भी किसी को ऐसे सेल कर सकता है, मतलब उसे कंपनी को लूप में लेना जरूरी नहीं है, इसको सिंपल ट्रांसफर करके भी सेल किया जा सकता है, आपको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज में नहीं आना पड़ता। ठीक है, फिर एक होते हैं कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल में क्या आता है? कन्वर्टिबल का मतलब हुआ कि now these debentures can be converted into shares। ठीक है, जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स में भी किया था, प्रेफरेंस शेयर्स में भी कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं या अनदर कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरह से ये डिबेंचर्स भी अनदर कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स, जैसे कि अगर आपके सामने ये लिखा है 10% डिबेंचर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 10% डिवेंचर्स है, मतलब इन पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हो सकता है हम इनको कन्वर्ट करके 12% डिवेंचर्स या 8% डिवेंचर्स में कर दें, या हम इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दें, प्रेफरेंस शेयर्स में या इक्विटी शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल विच कैन नॉट बी कन्वर्ट, इन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिवेंचर्स जैसे थे वैसे के वैसे ही रिडीम हो जाएंगे। एक होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड डिवेंचर्स। फर्स्ट एंड सेकंड डिवेंचर्स मतलब इसका नाम से ही पता लग रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड मतलब जो फर्स्ट डिवेंचर्स है उनको इंटरेस्ट पहले मिलेगा और जो सेकंड है उनको बाद में मिलेगा। ऐसे ही रीपे करने का जब टाइम आएगा, इंटरेस्ट तो चलो फिर भी एक ऑब्लिगेशन है, कंपनी को देना ही देना है तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जब रीपे करने का टाइम आएगा तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर बैंकक्रप्ट हो गई तो उसको जितनी भी देना है, देनदारी है, मतलब जो भी उसके ऊपर एक लायबिलिटी है, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, तो और जितने भी असेट सोल्ड करके पैसा आया है, तो हर एक का एक प्रोपोर्शनेट फिक्स कर दें। तुम्हें याद है तुम लोग जर्नल एंट्रीज में करते हो 40 पैसा इन रुपी, मतलब आप जिसको जितना पे करना है उसको 40% ही पे करोगे। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड डिवेंचर्स की हम बात कर रहे हैं तो जिनके पास फर्स्ट डिवेंचर्स है उनको पहले पूरा पेमेंट मिलेगा, फिर बचेगा तो सेकंड डिवेंचर्स को मिलेगा, ये बेनिफिट है। एक होते हैं रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिडीमेबल जो रिडीम करने हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, रिडीमेबल जो कि कभी रिडीम नहीं होंगे। तो वही कंपनीज में अब सिर्फ रिडीमेबल ही इशू कर सकते हो, इररिडीमेबल अलाउड ही नहीं है करने, ठीक है। एक और होते हैं हमारे पास ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब है कि इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब अगर कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर इशू क्यों हो रहे हैं, तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन पे इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन ये जो अभी तक हम डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं ये सब हमारे जनरली लॉन्ग टर्म में ही आते हैं, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड है जो शॉर्ट टर्म में आता है, लेस देन 1 ईयर के लिए इशू होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो इनकम होती है ना शेयर डिवेंचर होल्डर्स की, वो होती है अमाउंट रिडीम्ड, यानी कि रिडीमेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस। रिडीमेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस। तो रिडीमेबल वैल्यू मान लो 100 रुपए है और इशू करते समय उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 40 पे कर दो, तो आपने कंपनी को दिए 40 रुपए, मिल आपको कितने रहे 100 रुपए, तो जो 60 रुपए है वो इंटरेस्ट हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से ये डिवेंचर होल्डर्स की इनकम हो गई। उन डिवेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन देखा जाए तो ये इंटरेस्ट ही तो हो गया एक तरह से, ठीक है ना। अगर मान लो किसी कंपनी का इश्यू प्राइस, ये एमसीक्यूज में आ जाता है फिर, कि इश्यू प्राइस मान लो किसी कंपनी का 70 है, फेस वैल्यू 100 है। फेस वैल्यू मतलब उस डिवेंचर का जो मेन बेस प्राइस है, लेकिन कंपनी ने कहा कि हम रिडीम करेंगे 120 पे, तो हम 100 को छोड़ के इसका डिफरेंस देखेंगे, 50 रुपए है, ये इनकम हो गई। समझे? तो ये डिवेंचर्स होते हैं। तो आपके लिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। अब इसके अलावा हम बाकी करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं? सारे एक्सपेंसेस देने के बाद, टैक्स देने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने के बाद जो बच जाता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? एक तो इंटरनल सोर्स है, सेल्फ फाइनेंसिंग है, अपना ही पैसा है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट को उस बिजनेस में वापस लगा दिया, तो अपना ही पैसा बिजनेस में वापस लगाना। That's why it is also called self financing या flowing back of profits। तो अपने ही प्रॉफिट्स को फिर से फ्लो बैक कर देना फॉर फर्दर ग्रोथ। इसीलिए ये डिपेंड करता है कि किसी भी कंपनी की एक तो ग्रोथ पॉलिसी क्या है, उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी है। अगर उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो रिटेन अर्निंग्स नहीं रखेंगे शायद। दूसरा, डिविडेंड पॉलिसी, किसी भी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसी है। अगर कंपनी ने ये रखा हुआ है कि एक फिक्स डिविडेंड हमें पे करना ही करना है, तो वो उतना डिविडेंड पे करने के बाद ही
रिटेन्ड प्रॉफिट्स रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि नहीं, हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं चाहिए और हमने ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ और हमारे फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो इंस्टेड ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर सोर्सेस हम इसी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि ये परमानेंट सोर्स है, इसकी कोई रिडेम्पशन नहीं है। भाई आपको डिबेंचर्स को तो रिडीम करना ही करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडीम करना ही करना पड़ता है, इक्विटी शेयर्स को भी जब कभी कंपनी वाइंड अप होगी तो पे बैक करना ही करना पड़ता है। लेकिन ये कंप्लीटली इरिडीमेबल है, परमानेंट सोर्स है। आपने यूज कर लिया तो कर लिया, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है इसके बदले में। आपका ही प्रॉफिट है, आपने कंपनी में लगा दिया, इसीलिए आपको किसी से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है। भाई ऑल्दो जो रिटेन अर्निंग्स होती हैं उन पे शेयर होल्डर्स का राइट होता है, तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स की होती है उसमें तो उन्हें फिर भी एक बार अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशनल डिग्री जैसे कि डिबेंचर्स है या बैंक से लोन है या बाकी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिए हैं उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करने पड़ते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी और पर्पस के लिए यूज कर लें। ठीक है ना, उनका जिस पर्पस के लिए आपने मनी बोरो की है उसी पर्पस के लिए यूज करोगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑपरेशनल फ्रीडम है, हालांकि इसका बेनिफिट भी उठा सकती है कंपनी रॉन्ग वे में कि उसको मिसयूज कर जाए। कई बार जरूरत नहीं है लेकिन बहुत प्रॉफिट हो गया तो चलो भैया अपना बिजनेस ऑफिस आलीशान बनवा लिया, जरूरत नहीं है फिर भी हमने सारे एसी चेंज करा लिए क्योंकि हमें प्रॉफिट्स बहुत हो गए। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उसको यूज कर लेते हैं ऐसे पर्पसेस के लिए जिनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो किसी भी मार्केट में अगर कोई कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो उसके जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, मार्केट प्राइस बढ़ता है, तो ये बेनिफिट है। अगर हम नुकसान पर आए तो कई बार आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया, मतलब आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, सारा प्रॉफिट्स खुद ही यूज करते जा रहे हो, तो शेयर होल्डर्स में डिससैटिस्फैक्शन आ सकता है कि भाई ये क्या बात हुई, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, कंपनी अपने में अब लगाई जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी वीटो पावर भी होती है ना, क्योंकि वन शेयर वन वोट होता है, तो जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स हैं उसके पास उतने ही वोटिंग राइट ज्यादा हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो आपके माइनॉरिटी में है, जो आपके थोड़े से ही एक्सटर्नल है, वो उनकी इतना होते ही नहीं है कि उनकी बात सुनी जाए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं उन्हीं के पास इतने ज्यादा शेयर्स हैं कि उन्हीं की बात सुनी जाती है। तो अब उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि जो जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उनको लग रहा था कि कभी कंपनी हमें डिविडेंड देगी तो हमें कंपनी के ओनर भी बन रहे हैं, तो उनको डिससैटिस्फैक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो हमारे लिए एक अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है। क्योंकि अगर उनमें डिससैटिस्फैक्शन हो गया तो एक तो कंपनी की गुडविल डाउन हो गई, दूसरा कंपनी को फिर देना पड़ जाएगा, तो ये बहुत अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब हो सकता है कभी प्रॉफिट्स हो कभी नहीं हो, प्रॉफिट तो वैसे भी प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। आप ये सोचोगे अगले साल मुझे प्रॉफिट होगा, हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट होगा तो हम ये कर लेंगे, और नहीं हुआ तो इसलिए आप इस पे इतना भरोसा करके नहीं चल सकते हो। ठीक है, तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स है और ये इन पर वैसे जो पूरा राइट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स पे, वो पूरा का पूरा राइट होता है शेयर होल्डर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर पार्टिसिपेटिंग है तो उनका थोड़ा सा राइट बन जाता है, वरना नहीं बनता। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट हमारे लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। तुम लोग सब कॉमर्स के ही बच्चे हो, है ना, तो तुम लोगों ने ट्रेड क्रेडिटर्स टर्म करके तो सुनी होगी। ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? फ्रॉम होम क्रेडिटर्स होते हैं फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मतलब जिन लोगों से हम उधार पे सामान लेते हैं। क्या सामान लेते हैं? अगर हम एक प्रोडक्शन कंपनी है तो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अगर हम एक ट्रेडिंग कंपनी है तो उनसे सामान परचेज करते हैं फिनिश्ड, क्योंकि हम ट्रेडिंग कंपनी उनसे खरीदा और आगे बेच दिया।
तो जिनसे भी हम सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो फिनिश्ड गुड्स है, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हैं। और हम उनसे जब क्रेडिट लेते हैं, सामान लेते हैं उधार पे, तो हो सकता है हमने उनसे 3 महीने का उधार लिया हो, 4 महीने का उधार लिया हो, ठीक है। तो वो हमारा शॉर्ट टर्म ही होता है। कोई हमें 1.5 साल का उधार थोड़ा ना दे देगा, 1 साल का से ज्यादा का उधार तो नहीं दे देगा ना, 2-3 महीने का दे देगा, 15 दिन का दे देगा। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म है और इन्हें हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स, जो कि हमारी एक तरह की करंट लायबिलिटी है, विच इज टू बी पेड विद इन अ ईयर। ये करंट लायबिलिटी एक तरह से हमारी, ठीक है। क्या बेनिफिट्स हैं? बहुत ही कन्वीनियंट है और रेगुलरली हम अगर परचेज करते रहेंगे तो रेगुलर सोर्स है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा कि हमने ये 3 महीने का था, ये पे किया, फिर ये पे नई गुड्स खरीदी, फिर वो पे किया, तो ऐसे करके हमारा साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस है, आपको रेगुलर मिलता रहेगा और ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे डिपेंड करता है। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस में मतलब एक जो कंपनी है उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी कितनी है। ऐसा तो कोई उधार पे सामान दे नहीं देगा किसी को अगर जानते नहीं हो तो। आपके पास की शॉप पे भी आप सामान लेने जाओगे, अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर हो उन्हें पता है कि आप उनसे रेगुलर सामान लेते हो, तो आपको उधार पे दे देंगे, वरना क्यों देगा उधार पे। तो आपकी मार्केट में स्टैंडिंग कितनी है, क्रेडिबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। आप इससे अपना इन्वेंट्री लेवल मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ अभी हमारा सीजन का टाइम है, हमें इन्वेंट्री ज्यादा चाहिए, तो आप उनसे क्रेडिट पे सामान ले लेते हो और उनसे कहते हो सीजन का टाइम है, जैसी सेल हो कि हम वापस कर देंगे पैसा। तो आपकी इन्वेंट्री लेवल बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई असेट्स पे चार्ज नहीं है, मतलब कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखना पड़ रहा। अभी तक हमने जैसे डिबेंचर्स पढ़ा, तो डिबेंचर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मॉर्गेज रखना पड़ता है असेट्स को। उसके अलावा हमने जो भी पढ़े जैसे कि इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या रिटेन अर्निंग्स, ये तो हमारे वैसे भी ओनर्स फंड थे, तो ओनर्स फंड के अगेंस्ट कोई एसेट्स नहीं रखे जाते। लेकिन अगर हम बाकी बैंक लोन की बात करें, कुछ भी बात करें, तो सबके अगेंस्ट हमारा कुछ ना कुछ एसेट्स रखे जाते हैं मॉर्गेज, लेकिन ट्रेड क्रेडिट के बदले कोई एसेट्स नहीं रखे जाते। फिर नुकसान क्या है इससे कि ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, आप इससे ओवर ट्रेडिंग कर लो, मतलब आन दो भाई, कोई बात नहीं, उधार पे मिल रहा है, मिल जाएगा, लेते रहो। अब आपने बहुत स्टॉक लेके रख लिया, आपकी सेल नहीं है, लेकिन आपने इस उम्मीद में लेके रख लिया कि अभी पैसे थोड़ा देने पड़ रहे हैं, सामने वाले का सामान भी ब्लॉक कर दिया, उसके पैसे ब्लॉक कर दिए, आपका बिका नहीं। अब आपने बिका नहीं तो आप उसको पैसे देने में भी आपको दिक्कत आ रही है। तो कई बार ये आपके ओवर ट्रेडिंग में कर देता है और कॉस्टली बाकी से पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें उन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया, जैसे कि क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा जो मिलता है वो किस पे मिल रहा है कि आप पेमेंट कर रहे हो नहीं करो, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी कंपनी कर देती है कि अगर अभी पेमेंट करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, और लेकिन अगर आपने इसकी पेमेंट 3 महीने बाद की तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कई बार वो डिस्काउंट इतना हेवी होता है, इतना बढ़िया होता है कि आपको वो डिस्काउंट अगर आप छोड़ रहे हो कैश डिस्काउंट, तो अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट ही तो हो गया। देखा जाए तो आपने डिस्काउंट छोड़ा, डिस्काउंट छोड़ने का मतलब वो इंटरेस्ट ही तो हो गया, तो वो आपके लिए कॉस्टली अफेयर हो जाता है। फिर इससे आप लिमिटेड फंड तो ले सकते हो, बेसिकली इससे आप कौन सा फंड, इससे आप पैसा तो ले नहीं सकते, इसका यूसेज लिमिटेड हो गया, क्योंकि आपको सामान मिल रहा है उधार पे, पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको सामान मिल रहा है, उस सामान को या तो प्रोडक्शन में यूज करोगे या बेच दोगे। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं मिल रहा, लिमिटेड यूज है, उस पैसा नहीं है कि कहीं भी यूज कर सको, तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चैप्टर अच्छा खासा बड़ा है, मेरे को था कि मैं आज खत्म करा दूं, लेकिन तुम्हारी भी एक कैपेसिटी है, मेरी भी एक कैपेसिटी है, तो हम आज इतना ही करते हैं। अब छोटे छोटे रह गए हैं, जैसे ट्रेड क्रेडिट छोटा सा था ना, छोटे छोटे रह गए हैं। मेजर जो बड़े वाले थे 3 वो हो गए हैं, हमारे छोटे छोटे हैं, तो आई होप कि हम शायद नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे खत्म। ठीक है, ये वाला कॉस्टली होता है। कॉस्टली कैसे होता है
जैसे कि मान लो आपने सामान उधार पे लिया, अब आपने अगर उस समय पेमेंट की तो आपको 5% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, लेकिन अब अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करोगे तो आपको ये 5% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आपके लिए अगर आपने उसकी पेमेंट 15 दिन बाद भी की और वो डिस्काउंट नहीं मिला, तो आप एक तरह से देखा जाए तो 5% डिस्काउंट फॉर को कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट ही तो हो गया इनडायरेक्टली। तो इस पे जो ये डिस्काउंटिंग फैसिलिटी मिलती है या इस, तो वो हमेशा इनडायरेक्टली बाकी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस से कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? थैंक यू। बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो दूसरे बच्चों की भी मदद कीजिए। एक मदद से 3 जनों की और मदद कीजिए। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन ऑल्सो, सो दैट जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करें वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए कि यस, राशि ट्यूटोरियल ने नई वीडियो ऐड कर दी है। जैसे कि हमने 12th की अकाउंट्स की प्लेलिस्ट अपनी खत्म कर ली है, तो जो आपके फ्रेंड्स 12th में, आप उनको हमारी उस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर सकते हो कि आप सारे चैप्टर्स पढ़ो। आप लोगों की भी बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट हम लोग प्रोबेबली हफ्ते 10 दिन में, मतलब और 1 महीने के अंदर अंदर हम सारी प्लेलिस्ट खत्म कर देंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। ऑल द बेस्ट।